What's up, guys? I hope you are doing well. I am Muniz. Welcome to PMU Studio Education. तो जैसा कि हम लोग ड्यू एलएलबी के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी डिस्कशन में 2018 का हमने शुरू किया था और उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं और उसका रिमेनिंग पार्ट आज करने की कोशिश करेंगे जो बचा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इसका। अपने डिस्कशन पे जाने से पहले एक जानकारी और आपके लिए, इसकी पीडीएफ जो हमने सोल्यूशन किया है पूरा पेपर 2018 का, इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू कर दें। हम लोगों के द्वारा इसके अब तक 30+ क्वेश्चन कर लिए गए थे, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग वेरियस टाइप उसके जाने थे कि क्या उसके एंगल हो सकते हैं उस क्वेश्चन के। और तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था वो हमारा WTO से रिलेटेड था, तो उसके बारे में हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया था ऑलमोस्ट, कि कहाँ से कितना क्या कैसे निकल के आया ये। तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हुए 31st क्वेश्चन जो आपका है उसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो 31st क्वेश्चन नंबर आपका यूनेस्को से आया था, ठीक है। तो पहले यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है, आंसर पूछा गया था कि जो कौन सी फर्स्ट मिक्स हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा, वो तो ये हो जाएगा कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और थोड़े से जानकारी लेते हैं। जो यूनेस्को है ये मेनली जो आपका जो इम्पोर्टेंट नेशनल एजु इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं, ठीक है। जो भी आपकी वर्ल्ड के अंदर हेरिटेज साइट वगैरह हुई, इम्पोर्टेंट प्लेस या कल्चर, नेशनल नेचुरल हेरिटेज, उन सबको प्रिजर्व करने का काम ये करता है, ठीक है। अगर भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर टोटल जो अब तक है, करंट में बात कर रहा हूँ मैं, अभी आज आज जो डेटा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 22 मई की। तो अब तक जो है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो है 33 हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। ये याद रखना एक तो, जिसमें से क्या है 30 जो साइट्स हैं वो तो है हमारी कल्चरल साइट, और जो 7 साइट हैं वो है हमारी नेचुरल साइट, ठीक है। और एक बची वो है हमारी मिक्स साइट, और उस मिक्स साइट का नाम है आपका कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये मैंने ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर दिया जो बन सकते थे क्वेश्चन आपके। और अब बात करें, इसमें एक इम्पोर्टेंट और पूछा गया था, वो था आपका जो हमारी एक कांजीरंगा नेशनल पार्क है, जो हेरिटेज साइट जो आपकी, जो इस हेरिटेज साइट की खासियत ये है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे। ये असम के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और ये फेमस जो है, ये जो वन बर्न हॉर्न वाला जो राइनोस होता है, यानी कि एक सींग वाला गेंडा, उसके लिए फेमस है। तो काफ़ी मतलब कि काफ़ी मात्रा में वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि कंजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है और ये क्यों फेमस है वन सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो ये 32 जो क्वेश्चन नंबर था, वो जो आया था, वो आया था हमारा रीजनिंग से कह सकते हैं थोड़ा सा। आपका जो वो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा था। तो उसमें एक सीक्वेंस बनाया गया था। तो उस सीक्वेंस के अंदर पूछा गया था कि आपका जो ये किस प्लेस पे बैठेंगे, ये उस पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रेनू और सीमा हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन रीजनिंग से ही था। जो आपका इसमें बताया गया था बी जो है 2 को डिनोट करता है, और आर जो है, ये जो इसी तरह से अब जब रेट लिखोगे तो ये जो है 44 हो जाएगा टोटल। तो उसी तरह से नेशनल का पूछा था, इसका नेशनल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया था उसमें, ठीक है। तो बात करें जैसे कि इसमें बता रखा बी, जैसे कि हम सीक्वेंस में लगाएंगे ABCD जब लगाएंगे तो बी हमारा दूसरे नंबर पे आता है, क्लियर है यहाँ तक। तो उसी तरह से जब आर जो आएगा और ए आएगा जो टी आएगा, उन सबको हम प्लस करेंगे तब हमारा ये बन जाएगा नंबर, ठीक है। इसी तरह से जब हम इनको एन कितने नंबर पे आता है उसको सेट करेंगे, ए को सेट करेंगे, इनको सेट करेंगे, और उसके बाद जब इनको प्लस कर देंगे सबको, तो मिलने का जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा 73, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो 34 क्वेश्चन नंबर आया था, वो क्वेश्चन नंबर हमारा मेनली थोड़ा सा मैथमेटिक टाइप से कह सकते हैं, कि उसमें दो ग्रुप बताए जा रहे थे, कि पहले एक पक्षी आता है, फिर दूसरे में दूसरा बर्ड्स आता है, तो फिर बाद में टोटल क्या है। तो उसमें फाइनली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि देर आर, मतलब कि उसमें जो कितने बर्ड हैं दोनों ग्रुपों के अंदर, ठीक है, ये पूछ रहा था। जिससे उसका आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका 5 और 7, ठीक है। यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं।
तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, इसमें पूछा गया है आपका मेनली कि आपको इसमें एक सिचुएशन दी गई है, तो उस सिचुएशन के अंदर अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि आपका जो भी है, तो उसमें उस सिचुएशन के अंदर ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि करेक्ट कौन सी इसमें से, जो आपको ये पूरा दिया गया है तो इसी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी जो सिचुएशन है वो करेक्ट है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो उसका आंसर जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आपका हरीश कमिट, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हरीश कमिट वाला, ये फर्स्ट वाला जो आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और स्टडी करते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो ये था कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर जो ह्यूमन राइट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो उसका आंसर तो आपका हो जाएगा ये स्टर्नबर्ग में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बात करें कि क्वेश्चन यही बन सकता था कि किस कंट्री के अंदर है, ये तो सिटी हो गया आपका, ठीक है। तो कंट्री जो होगी आपकी वो है फ्रांस, ठीक है, ये याद रखना कि फ्रांस के अंदर है स्टर्नबर्ग, स्ट्रासबर्ग, क्लियर यहाँ तक ये। अब बात करें इसमें क्या है कि 47 जजेस हैं, लगभग इक्वल, लगभग सभी जो आपके यूरोपियन यूनियन है 28 कंट्री हैं वहाँ पे। अभी उसमें से एक माइनस हो गया है, वो आप मुझे नाम बताओगे क्या है उसका, ठीक है। तो वो जो उनकी सबकी ऑलमोस्ट सबका एक एक जजेस आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मेनली क्या ह्यूमन रिलेटेड जो भी आपका ह्यूमन रिलेटेड जो भी आपका उसमें गतिविधियाँ होती हैं उन पर नजर रखने के लिए, उनको सहायता प्रोवाइड कराने के लिए आपका बना रखा है ये कोड वगैरह, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि 28 पहले थे, तो अभी एक जो है उसमें से कौन सा निकल गया है। जजेस की बात करें यहाँ पे तो जजेस जो है 47 है, लगभग सभी देशों से एक एक आता है, लेकिन कुछ देशों से यहाँ पे ज़्यादा भी है, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर बाकी बस इतना ही बहुत है इसमें जानने के लिए। अ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के मुँह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिलेटेड हम कुछ और भी पहलू जानेंगे जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो अर्थ और जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किसका इनिशिएटिव है, एक तो ये पूछा गया था इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ये जो दे रखा है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड नेचुरल, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपका सी हो जाएगा ये। अब थोड़ा सा जानते हैं कि आपका यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी से रिलेटेड एक आपने रिपोर्ट सुनी होगी, हमेशा आती है, जो आपने सुनी होगी एचडीआई, एचडीआई की एक रिपोर्ट एवरी ईयर प्रेजेंट की जाती है, तो आपको एचडीआई के बारे में पता होगा, ठीक है। तो एचडीआई में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके जैसे कि आपका एचडीआई में क्या होगा कि कितनी हंगर है कंट्री के अंदर, कितनी उसमें कमी आई है, क्या आई है, तो उसके 3 पैमाने पे उसको नापा जाता है। पहले तो उसका होता है उस पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीने की एज क्या है उनकी, मतलब कि कितने साल तक वहाँ जीते हैं। उनका हेल्थ सिस्टम मतलब कि कैसा है, एजुकेशन कैसी है, ठीक है। पर कैपिटल इनकम कैसी है, ये 3 पॉइंटों को याद किया जाता है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, पर पर्सन इनकम। तो इन तीनों चीज़ों के पैमाने पर जब तय किया जाता है कि किस देश को एचडीआई इंडेक्स कितना है। आपका जो टॉप की बात करोगे तो टॉप में आपको पता है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये बाल्कन देशों की कंट्री रहती हैं आपकी, ठीक है। तो उसमें तो वो आपको जाना ही नहीं है, आपको इसमें जानना क्या है, जानना इसमें आपको ये है कि इंडिया की पोजीशन क्या है इसमें, ठीक है। तो जो पिछले साल आई थी 2018 के अंदर, जो 2018 के अंदर रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या था कि इंडिया की जो रैंक थी वो रैंक थी इंडिया की 130, यानी कि 130 रैंक थी। तो एक साल के बाद हमने कितनी इंप्रूवमेंट कर ली है, यानी कि जो लेटेस्ट वाली भी रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हमारी थोड़ा सा सुधार हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ खैर, लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो इस बार 129 है, जैसे यानी 129। तो आपको याद ये रखना है कि पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था, 189 कंट्री में से 189 टोटल कंट्रीज में से हमारी रैंक थी 130, और इस बार 189 कंट्रियों में से हमारी रैंक है 129, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जो आपको क्लियर होना चाहिए कि यूएनडीपी की वार्षिक रिपोर्ट है जिसे एचडीआई कहते हैं, वो रिलीज की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था वो ये पूछा गया था कि आपका आपका जो आपके जो मतलब कि जो माउंटेन वगैरह है ना, ठीक है, तो उनको जो है आपको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ उस हिसाब से आपको अरेंज करना है इनको, ठीक है। ये पूछा गया था अगले क्वेश्चन में। तो आपके दे रखे हैं यहाँ पे सतपुड़ा हो गया, नीलगिरी होगी, विंध्या हो गया, अरावली होगी, तो इनको सेट करना था मेनली। तो इनका जो सीक्वेंस वगैरह है वो भी आपको दे रखा है नीचे। तो आपको ये बताना था कि ये इसमें से कौन सा आपका जो है वो सही है। 4 आपको सीक्वेंस दे रखे थे यहाँ पे,
तो ये पूछा गया था इसके अंदर। तो उसमें नॉर्थ से साउथ की ओर आपको अरेंज करने थे, तो वो मैंने ये कोशिश करी है, ज़्यादा अच्छा मैप नहीं बनाया लेकिन फिर भी थोड़ा देखने कोशिश का थोड़ा सा। तो सबसे ऊपर आपको पता है राजस्थान के अंदर आपका जो मिलेगा वो आपको अरावली रेंज मिलेंगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अरावली हो जाएगा। उसकी बात करें विंध्य, विंध्य ठीक उसी के नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर और थोड़े से नीचे जाएंगे तो उसी के नीचे आपको सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। और आप वेस्टर्न वाले रीजन में आओगे जिसे हम ईस्ट सॉरी वेस्टर्न जो घाट कहते हैं, तो वहाँ पे आपका मिल जाएगी नीलगिरी। तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ए आएगा, फिर बी, फिर एस, फिर आपका आ जाएगा सबसे नीचे एंड में आपका नीलगिरी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका सीक्वेंस अब पता लग गया होगा क्या बनने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन वगैरह। अब इसका आंसर देखते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है, ये देख लो, ये जो आपका थर्ड नंबर का है ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जो अगला क्वेश्चन था वो आया था यूएन से रिलेटेड, ठीक है। तो यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा, उसमें यही पूछा गया था कि प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं उसके यूनाइटेड नेशन के, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है जो हमारा यूएन है उसके अंदर जो है कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है उसके, यानी कितने उसके भाग कह सकते हो कितने एरिया में काम करता है, वो इसी दूसरी बात यही है, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन नेशन, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका ये हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ऑप्शन दिए जाते हैं इनमें से कौन सा है आपके यूएन के ऑर्गन, ठीक है, ये पूछा गया प्रॉपर क्वेश्चन। तो इसमें आपका एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे रखा है, यूएनडीपी दे रखा है, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमी दे रखा है, और आपका ये इन्वायरमेंट वाला दे रखा है, ठीक है। अब बात करें इसके बारे में, पहले फैक्चुअल जान, पहले इसका आंसर देख लीजिए। आंसर जो है इसका 1 और 3, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये है इसका करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से क्या हो गया आपका कि आपका एक तो ये फोर्थ वाला और ये 1 वाला, ये दोनों हैं, ठीक है, उसके प्रिंसिपल मेन ऑर्गन जो काम करते हैं। बाकी दोनों की बात करेंगे आगे, पहले इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करें यूएन के अंदर, यूएन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो हैं 6, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए। वो 6 ऑर्गन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका आएगा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक, और उसके बाद बात करें आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट, क्लियर। तो ये आपके जो हैं 6 स्पेशलाइज आपके यूएन के पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स बॉडी ऑर्गन एक ही बात है वो, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में पूछा गया मेनली ये है कि जो फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग बोथ ऑफ हाउस, यानी पार्लियामेंट के जो दोनों हाथ हैं वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, ठीक है। और लेकिन अपना वोट नहीं दे सकता, सीधी बात ये है। यानी कि वोट नहीं दे सकता, या फिर ये कह सकते हैं उसका मेंबर नहीं होता। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन अटेंड कर सकता है मीटिंग को, लेकिन वोटिंग नहीं देने का राइट होता से। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया ये कि कौन जो है दोनों हाउस की मीटिंग अटेंड कर लेता है, लेकिन वो वहाँ किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ये पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही तरह एक ही होते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका लीगल ऑफिसर होता है फर्स्ट इंडिया के अंदर, जो मेनली आपके भारत सरकार के जितने भी आपके केसेस वगैरह हो गए उसका आपका पैरवी कहते से, या फिर जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। ये एक संवैधानिक पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो है ना तो किसी हाउस का पार्ट होता है, लोकसभा राज्यसभा, और ना ही वहाँ वोट डालने का राइट रखता है, ठीक है। ये आप पता होना चाहिए इसको चीज इसके अटॉर्नी जनरल के बारे में। और बात करें इसमें से आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वो भी आपको पता है कि इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे लोकसभा के हो गया, राज्यसभा के हो गया, या फिर आपके प्रेसिडेंट के हो गए, या फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
और आपका स्टेट के जो सीएम के इलेक्शन होते हैं, इन सारे इलेक्शनों को कंडक्ट जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। एक तो याद आपको ये होना चाहिए। दूसरा, इसके बारे में जो बताया गया है, जो आर्टिकल 324 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इसका मेंशन किया गया है। दूसरी बात, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए तो फैक्चर इलेक्शन कमीशन के बारे में। और जैसा कि आपको बता ही दिया, जो इसका आंसर वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं अब आगे की ओर मूव करते हैं, क्योंकि और भी हमारे क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये था कि इनमें से किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि गांधी हमारे में महात्मा गांधी थे, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, नेशनल फादर। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रंटियर गांधी कौन थे। ठीक है, तो आपके जो ये खान अब्दुल गफार खान है, ये आपके फ्रंटियर गांधी के नाम से काफ़ी फेमस थे। एक तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा इनसे रिलेटेड क्या है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं विदेशी, ठीक है, जिनको भारत के अंदर, ठीक है, यानी जो आपका भारत रत्न होता है, भारत में तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया विदेशी। इनके अलावा बात करें तो आपके जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, उनको भी दिया गया है और इनको दिया गया है। ठीक है, आप ये याद रखना फ्रंटियर गांधी के बारे में क्यों पूछा गया, मेनली इसलिए पूछा गया कि इनको भारत रत्न दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, वो आपको थोड़ा सा घुमा के ही पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 41 क्वेश्चन का आंसर था। अब 42nd क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या पूछा गया है। जो 42nd क्वेश्चन है उसमें आपका ये पूछा गया था कि ये जो चार शख्सियत दे रखे हैं, पर्सनैलिटी दे रखे हैं, इनमें से किस व्यक्ति को जो है आपका नोबेल प्राइज, सॉरी, किस व्यक्ति को इनमें से आपका भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, अब तक अटल बिहारी की बात करें, आपको पता है अभी कुछ समय पहले दिया गया उनको, अटल बिहारी को। और नेल्सन मंडेला के बारे में आपको बताया था, उनको भी दे रखा है। ये खाल अब्दुल गफार खान को मैंने आपको बताया, इन दोनों को दे रखा है। तो आपके जो ये होमी जे भाभा हैं, इनको आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा। दूसरी बात अब करें थोड़ा भारत के अंदर। भारत के अंदर चार सबसे बड़े जो आपके प्राइस होते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर उनमें से आता है आपका भारत रत्न। क्लियर यहाँ पे। इसी के सिलसिले में थोड़ा सी बात करेंगे आपको। भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये सब भी आते हैं। लेकिन आपको याद रखना सबसे ऊपर जो आपका आएगा सिविलियन पर्पज के लिए, मिलिट्री की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें आपका अलग आ जाएगा, वीर परमवीर चक्र टाइप का जो होता है उसका, उसमें तो आपको ये भारत में याद रखना सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न। मरने के बाद भी मिल सकता है, मरने से पहले भी मिल सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, पहली बार जब दिया गया था उसमें 3 बंदों को दिया गया था, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट में दिया गया है वो आपका दिया गया है लेटेस्ट में 3 पर्सनैलिटी को दिया गया है, जिसमें से एक तो आपके जो आपके फॉर्मल प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, जो हमारे फॉर्मल पिछले पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो यूपीए के कार्यकाल में रहे थे, आपको याद ही होगा, प्रणब मुखर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उनको दिया गया है। इसके साथ में ही आपके एक फेमस सक्सेस हैं जो आरएसएस से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, उनको दिया गया है। और तीसरे सक्सेस हैं, उनको भी दिया गया है। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड करते हैं। आपको उन तीनों का नाम दोनों का नाम बताना है। मैंने आपको एक का नाम बता दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रह चुके थे पहले, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि ये जो चार बंदे दे रखे हैं, इनमें से वो कौन सा बंदा है जो कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर नहीं रहा है, किसी भी असेंबली का। समझ आया, यानी कभी चुनाव लड़ा, सीधी बात, ये बात कोशिश की जा रही है। तो बात करें यहाँ पे, जो इनमें से जो आपका आंसर होगा वो तो हो जाएगा आपका लक्ष्मी सहगल। ठीक है, अब बात और थोड़ी सी करते हैं इसमें, लक्ष्मी सहगल तो आपका आंसर हो जाएगा। बात करें इनमें से अन्य पर्सनैलिटी की, तो उसमें पर्सनैलिटी आपको याद होगा सरोजिनी नायडू, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जो सरोजिनी नायडू थी, ये इनको भारत की कोकिला कहा जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है। और इंडिपेंडेंट भारत की पहली ये गवर्नर बनाई गई थी, महिला गवर्नर। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए कि पहली महिला गवर्नर कौन थी आपकी, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है आपका कि इनमें से किसने नॉट सर्व, किसने सर्व नहीं किया, यानी कि सर्विस नहीं करी है लॉ कमीशन के अंदर ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, यानी कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर इनमें से किस जज ने अपनी सर्व नहीं किया है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। लॉ कमीशन की बात करें तो आपका एक जो लीगल से रिलेटेड जितने भी आपके वो होते हैं, जो रिकमेंडेशन होते हैं वो सारे सारे आपका यही देता है। ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया।
अब बात करें करंट में इसके चेयरमैन कौन है, तो वो हैं आपके दलवीर जस्टिस बलवीर बी एस चौहान, जिसे हम फुल फॉर्म करेंगे बात तो जस्टिस बलवीर सिंह चौहान। ठीक है। और ये जो है आपके 21वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैं। अगर बात करें इसके अलावा इसका जो कार्यकाल की बात है, तो वो मेनली 5 साल का होता है। और जो आपका पहले जो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थे, वो थे आपके MC सिटवाल, जो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थे, जो आगे जाकर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बने। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसमें, वो क्वेश्चन ये था कि आपका इनमें से किसने सर्व नहीं किया है लॉ कमीशन के अंदर। ठीक है, ये था हमारा प्रॉपर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ये जस्टिस BR कृष्णा अय्यर। तो इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे पहले फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थे। और अभी 21 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, BS चौहान, उनके बारे में बता दिया। जो आपका मेनली काम मुझे तो लॉ कमीशन का होता है, वो यही होता है कि लीगल से रिलेटेड आपकी रिकमेंडेशन सरकार को देना। तो इसके बारे में थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो था वो ये पूछा गया था, बिहाइंड द एट बॉल, इसका मीनिंग पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो बिहाइंड एट बॉल इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा इन ट्रबल। ठीक है, तो इसका याद रखना थोड़ा सा, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका इन ट्रबल। तो ये फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो था, एक जो बुक थी, ठीक है, उसका टाइटल था ये वाई आई एम हिंदू, इसके ऑथर कौन थे, इसके बारे में ये पूछा गया था। तो इसके जो ऑथर थे वो थे शशि थरूर। ठीक है, एक ये आप याद रखना, ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं आपके शशि थरूर। कांग्रेस के आपके ML MP मतलब कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसके बारे में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि जो आपका वाटर रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है इंटर स्टेट, इंट्रा और इंटर। इंटर होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य का, और इंट्रा का होता है एक राज्य के अंदर ही। ठीक है, जब एक राज्य का दूसरे राज्य से किसी पर विवाद होगा, तो ये तो आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे चल में आ जाएगा। ठीक है, चाहे इलेक्शन से डिस्प्यूट हो गया या किसी बात का डिस्प्यूट हो गया, तो यहाँ पे इंटर स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो आपका ये रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, उसको कौन डिसाइड करेगा। मतलब कि डिस्प्यूट है, सही करना है, कैसे करना है, तो इसको कौन करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट है, तो ऑप्शन में तो आपका कोई दे नहीं रखा, सेंट्रल बॉर्डर कमीशन दे रखा है, आपका हाई कोर्ट दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ ये दे रखा है। आपका इसमें से आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस। रीजन क्यों है, रीजन इसलिए क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट इसमें दिया नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके बारे में याद होना चाहिए, कभी भी दो राज्य के बीच डिस्प्यूट होगा बॉर्डर से रिलेटेड, तो आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। चीफ इलेक्शन वगैरह हो गए CM के या PM के, जो लोकसभा के कहते हैं, या मतलब कि पार्लियामेंट के इलेक्शन, और आपके CM के इलेक्शन, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इनके अंदर भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो उसका फाइनल जजमेंट जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 48 में आपका लीगल मीनिंग पूछा गया था मेनली, कि आपका जो ये होता है क्या कहते हैं एक्स फैशियो, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग आपका हो जाएगा ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, यानी फोर्थ होगा आपका मीनिंग इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 49 क्वेश्चन है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि किसने प्रपोज किया था जो संविधानिक जो बनाने की कोशिश थी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली बनाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, यानी कि संविधान जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसके द्वारा किसने लिखे आपका जो था रिकमेंडेशन या प्रपोजल दिया था 34 में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा MN रॉय। तो MN रॉय ने आपका पहला वो दिया था रिकमेंडेशन कि हमारा भी संविधान होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, तो इसने पहला लिखित में दिया था, इस बात को याद रखना। ठीक है, MN रॉय ने। और इनमें से अगर बात करें अन्य पर्सनैलिटी की, तो BR अम्बेडकर को आप जान सकते हो, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और आपका जो ये राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये आपके पहले आपके जो हमारा संविधान बन के पिक्चर में आ गया, तो इलेक्शन हुए थे, तो उस इलेक्शन के अंदर जो राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे, तो पहले हमारे राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे, पहले और सेकंड दोनों ही यही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, उसमें आपका पूछा जा रहा है DPSP से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको DPSP के बारे में पता होना चाहिए कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक
आर्टिकल 36 से लेके 51 तक वन के अंतर्गत आपका जो है डीपीएसपी का पूरा विवरण दिया गया कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेनली आपको ये और डायरेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन किसके लिए होते हैं? जो सरकार चुन के आते हैं उनके लिए होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए डायरेक्शन होते हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से आपका जो है कौन सा डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। मैंने इसमें विच वॉज द एग्जैक्ट प्रिस्क्राइब द एट डीपीएसपी पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो संविधान के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि प्रमोशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टिसिपेट टू वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। तो ये सारे के सारे आप दे रखे हैं इसमें, जो जो है ये सारे के सारे हैं, ठीक है, जो आपका डीपीएसपी के अंदर आते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको याद ये रखना है कि जो आपका ये डीपीएसपी है, जो विलेज पंचायत को प्रमोशन मतलब कि विलेज पंचायत को आपका बढ़ावा देने के लिए, ये आर्टिकल 44 में आपका पहले ही दे रखा है। जो आपका बाद में आया था लोकल गवर्नेंस पंचायत वगैरह वो अलग है। मैं इसको रहा हूँ, ये जो आपका है जब आर्टिकल 44 पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा पंचायत को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो लोकल गवर्नेंस बनी रह सके, ठीक है। अब बात करते हैं डीपीएस के बारे में थोड़ा सा और। डीपीएसपी के मैंने आर्टिकल आपको बता दिए। अब पार्ट्स की बात करें तो पार्ट 4 में दे रखा है आपका ये, ठीक है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए डीपीएस के बारे में, और बोल बता ही दिया सारा आपका। अब आप अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी रिवर जो है नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करती वेस्ट बंगाल में, यानी कि जो आपका नॉर्मली ये जो इंडिया वाला पार्ट है तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसमें नहीं गिरती, ठीक है, नॉट फ्लो कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो है पेरियर, क्योंकि पेरियर जो है इस साइड में गिरती है। पेरियर आपको केरला के अंदर है, आपको पता है पेरियर जब भी है केरला के अंदर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, ये सारी की सारी आपकी वेस्ट बंगाल में गिरती है। क्लियर इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 52, उसमें पूछा गया है ये कि इंडिया फर्स्ट रन 100% रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा फर्स्ट, जो इंडिया का पहली फर्स्ट सिटी है जो 100% रिन्यूएबल, यानी कि जो आपका जो मतलब कहने का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, वो एनर्जी जो कभी खत्म ना होने वाली होती है, ठीक है। तो उसके द्वारा चलाया जाने वाला पहला सिटी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका दमनदीव, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर है दमनदीव। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि नॉट फॉलो इन फर्स्ट लिस्ट जो है आपकी यूनियन से रिलेटेड है, और जो आपके 7 शेड्यूल में दे रखी है, ठीक है। 7 शेड्यूल के अंदर हमारी क्या है, 3 लिस्टें दे रखी हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में आपके स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसे यूनियन कहते हैं उससे रिलेटेड सारे मैटर आ जाएंगे, और लिस्ट 2 में जो स्टेट होता है उससे रिलेटेड जाएंगे, और लिस्ट 3 में जो है आपके कंकरेंट जो बचे कुचे मतलब कि दोनों मिलके बनाएंगे। जो केंद्र वाली लिस्ट है उस पर केंद्र सरकार बनाएगी जितनी भी होगी, जो आपकी स्टेट वाली उस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और इन पे दोनों मिलकर बनाएंगे जो कंकरेंट लिस्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया है तो उसका जो है वैलिड माना जाएगा, उसका पहले माना जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो ये पूछा गया था कि नॉट फॉलोइंग लिस्ट 1, मतलब इनमें लिस्ट 1 के अंदर कौन सा नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए पब्लिक हेल्थ एंड सिचुएशन, ये जो आपका स्टेट का पार्ट है, ठीक है। तो बाकी आपका देख लीजिए, बाकी सारे ये जो हैं आपके सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, और स्टेट लिस्ट में आपका स्टेट रिलेटेड आपका क्लियर होना चाहिए। एग्रीकल्चर हो गया आपका, लैंड हो गया आपका, ये पब्लिक हेल्थ हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो ये सारे सारे आपके स्टेट के पार्ट हैं। इसके अलावा बाकी जो रहेंगे वो देख लेना आप नॉर्मली। मैंने आपको बताया कि ये स्टेट के पार्ट है। पुलिस भी इसमें आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर में। डिफेंस हो गया आपका, रेलवे हो गया, ये सब आपके नॉर्मली सेंटर के पास चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि नॉट प्लेसेस, यानी कि किसका इनमें से हेडक्वार्टर जो है आपका हैग के अंदर नहीं है, ठीक है। हैग जो है नीदरलैंड के अंदर है, इसके आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें आपका, एक दे रखा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, एक दे रखा टर्मिनल लॉ ऑफ सी, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस दे रखा है, क्रिमिनल कोर्ट दे रखा है। तो इनमें से किसका हेडक्वार्टर जो है वो जो आपका हैग नीदरलैंड के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर है वो है आंसर आपका, हम ये आपका आंसर आपका हो जाएगा इसमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, ठीक है, इसका ये है आंसर। अब बात करें इसके बारे में अन्य के बारे में, तो इसमें से आपको याद ये रखना है
कि इसका है कहाँ पे, ठीक है। इनका तो आपको पता लग गया कि इसका भाई इसका नहीं है, इसमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ऑफ सी से रिलेटेड जो है इसका नहीं है, लेकिन बाकी का सबका है, नीदरलैंड के अंदर है आपका, ठीक है। इसकी बात करें आपका, जो इसके बारे जो इसका है आपका, वो है आपका जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के अंदर है ये, पहले तो ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। जर्मनी की प्रॉपर बात करें तो जर्मनी का एक सिटी है, काफ़ी फेमस सिटी है, हमबर्ग, ठीक है। हमबर्ग, तो उसके अंदर है आपका इसका हेडक्वार्टर है। ये मेनली रिलेटेड काम करता है, जो आपके जो सी से रिलेटेड लॉ वगैरह होते हैं ना, उसके अंतर्गत इसके सारे काम दाम होते हैं। यानी कि कैसे मेंटेन किया जाएगा सी को, ये तो यानी सी सबकी प्रॉपर्टी है, तो उसका फिक्स करेगा कितनी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, कितनी कौन यूज़ करता है, तो उसके बारे में सारा ये मेंशन कर रखा है। तो सी से रिलेटेड आपके जितने भी होंगे वो सारे ये होंगे, ठीक है। कन्वेंशन हुई थी वहाँ पे 1994 में, 1994 में, तो वहाँ पे इसको आपको बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जिसे शॉर्ट में अनक्लोज भी कहते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल, यूएन के अंदर आने वाला आपका लॉ ऑफ सी, ठीक है। लॉ सी के रिलेटेड आपको याद होगा, कई बार चाइना जो है आपका साउथ चाइना सी में क्लेम करता है ये मेरा सी है, मेरा सी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशन होती है कि आपका कितना होगा कितना नहीं होगा आपका, तो वही है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो हेडक्वार्टर है आपका हमबर्ग जर्मनी के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के वो मूव करते हैं। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी से आया था, ये वाला जो क्वेश्चन है 55 वाला। तो उसमें ये पूछा जा रहा था कि इसमें से नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो आंसर तो हो जाएगा इसका टू रिस्पेक्ट एंड प्रोपोगेट पॉलिटिकल वैल्यू, आंसर है इसका थर्ड। ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो स्टार्टिंग में तो आपकी 10 थी जब लागू की गई थी, उसके बाद इनकी 11 हो गई थी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है आपकी 11 है, ठीक है। जो 11वीं ऐड करी गई थी वो थी आपकी कि जो सभी माँ बाप का कर्तव्य होगा कि आपके 6 से लेकर जो 14 साल तक के बच्चे हैं ना, उनको आपको स्कूल भेजना है, ठीक है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को आपको स्कूल भेजना होगा, ये माँ बाप का कर्तव्य होगा, माँ बाप की ड्यूटी होगी। तो ये थी हमें 11वीं, जिसे बाद में मैंने ऐड किया गया था, ठीक है। तो याद रखना ये। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51 है ए, अमेंड कर गया था इसके बाद में, ठीक है। 51 ए के अंदर आपका फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, हमारे संविधान के अंदर शुरू में नहीं थी, बाद में आया था ये ध्यान रखना इस चीज़ को भी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ये हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आया था। तो उसमें पूछा जा रहा था कि नोट इज अवेलेबल, किसके पास में से फंडामेंटल राइट जो आपके विदेशी वगैरह होते हैं, फॉरेन वगैरह होते हैं, उनमें से किसको किसको जो नीचे आपके फंडामेंटल राइट दिए वो आपको नहीं दिए जाते। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, तो ये जो नीचे दिए जाते हैं इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो विदेशी को नहीं दिए जा सकते। तो वो उसका आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 है, जो आपका आर्टिकल 19 है वो विदेशियों को नहीं दिया सकते। सपोज तो अगर उनको हम दे देंगे तो वो तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको फंडामेंटल राइट ये वाला जो है आपका आर्टिकल 19 उनको नहीं दिया जा सकते। इसके अलावा उनको नॉर्मली आपको सारे मिल जाते हैं, लाइफ लिबर्टी के लिए मिल जाता है, आपको इक्वलिटी के मिल जाता है, राइट एक्स लॉ के लिए मिल जाता है, लोन के लिए बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा सा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो इसमें ये रीजनिंग से रिलेटेड था, कह रहा था कि आपका जो क्लर्ट होता है वो बिल पावर से रिलेटेड होता है। तो ऐसे ही अगला कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्राउड करेज से रिलेटेड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो इनफ्लेक्सिबल है वो रिवर्स रिलेटेड है। तो फेलियर का मतलब क्या होता है, यानी अपोजिट पोजिशन की कोशिश की जा रहा है, रिलेशन पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। रिलेशन जो है, तो फेलियर है इसका, फेलियर का अपोजिट, फेलियर से जो रिलेट करेगा वो करेगा आपका अचीवमेंट, ठीक है। ये याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा फिर वो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो करते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से आपको एरर बताना है कि इसमें एरर किसमें, ये आया आपका इंग्लिश से, ठीक है। एरर पूछा जा रहा है इसमें कि आपका जो नीचे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कौन से में एरर है। कहने का मतलब है कि नीचे आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है, ठीक है। उस सेंटेंस में आपको ये बताना है कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो इज नॉट इट, यानी कि इज नॉट इट, आपका आंसर है थर्ड, ठीक है। तो ये आपका इसका एरर है। तो अभी कुछ देर के बाद दूसरी वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें आपका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद दूसरा भी शुरू करना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कुछ दिक्कत आई हो किसी प्रकार की
तो बिल्कुल भी आपको उसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना जरूर है कि क्या कमी रही थी। तो चलिए अभी लाइव को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।